ओके, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। ठीक है, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड कवर किया है, दोनों बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमने कवर कर लिए थे। प्रोटीन हमारे पास एक पॉलीमर है, ठीक है, और इसका मोनोमर क्या होगा? गुड, अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बॉन्ड है ये कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। जहाँ पे भी वर्ड पेप्टाइड आ जाए समझ जाइएगा प्रोटीन से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, पॉली का मतलब है मैनी, पेप्टाइड चेन पेप्टाइड बॉन्ड से ही निकला है, तो यानी कि एक ऐसी चेन जिसके अंदर मल्टीपल पेप्टाइड बॉन्ड है तो वो प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिले, इन्होंने, अब मुझे बताइए ये जो चेन हमारे पास बनी है क्या ये प्रोटीन है? मैम प्रोटीन तो थाउजेंड ऑफ अमीनो एसिड के मिलने से बनती है। एग्जैक्टली, प्रोटीन आपके पास एक बहुत ही लॉन्ग चेन होती है, यहाँ पे सिर्फ दो अमाइनो एसिड मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप नाम भी देखो तो इसमें लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन। आपके पास मल्टीपल, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे तभी वो प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो यहाँ पे अब दो अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से एक आपके पास जो छोटी सी चेन बनी है ये कहलाएगी, ये हमारे पास एक डाइमर है, इसे हम डाइमर कहते हैं। अच्छा, बाय द वे अगर आप देखें तो जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन नहीं बनाते, वो पहले मिलते हैं तो वो पेप्टोन्स बनाते हैं। पेप्टोन क्या होती है? इट्स लाइक अ शॉर्टर चेन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और फिर पेप्टोन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं मिलकर। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड्स मिलकर ओलिगोसेक्राइड्स बनाता है। फिर आपके पास अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं तो वो पॉलीसेक्राइड बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब अमाइनो एसिड्स की छोटी छोटी चेन्स बनेंगी तो वो पेप्टोन्स कहलाएंगी, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेंगी। अच्छा, अब क्योंकि इसका मोनोमर अमाइनो एसिड है तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था लिपिड के अंदर, लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन प्राइमरी एलिमेंट्स थे। इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस भी मिलता है आपको। हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। प्रोटीन में कौन से एलिमेंट्स होता है? कार्बन, हाँ हाँ बिल्कुल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको जो एक एलिमेंट याद रखना है वो है ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन से बायोमॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन एज अ प्राइमरी एलिमेंट आता है तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है, नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन नहीं फॉर्म हो सकता। ठीक है, अमाइनो एसिड में आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन मिलेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड में हमारे पास सेंटर में कार्बन आता है। ठीक है, इसके राइट साइड पे आपको कौन सा ग्रुप मिलता है? इसके राइट साइड पे आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH। ये वही ग्रुप है जो आपको फैटी एसिड में मिलता है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, असल में ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा वैसे ही होगा। मैंने जस्ट यहाँ पे एक कंप्रेस फॉर्म लिख दी है इसकी। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपको कौन सा ग्रुप मिलेगा कार्बन के?
NH3, ठीक है। ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे। ये है अमाइन ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, यहाँ पे आता है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडिकल ग्रुप है। अच्छा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, हर अमाइनो एसिड के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर सेम है। ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये हर अमाइनो एसिड में, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सब में ये स्ट्रक्चर सेम होगा। सिर्फ और जो चीज़ वेरी करती है हर अमाइनो एसिड पे, या फिर जो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ सारी वगैरह जो डिपेंड करती हैं, वो किस ग्रुप पे करती हैं, रेडिकल ग्रुप या फिर आर ग्रुप पे। अच्छा, अब अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे अगर आपको कॉमन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स बताऊँ, तो जैसे ये हमारे पास, ये सब में सेम है, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। अब इस आर ग्रुप की जगह जी NH2 नहीं आएगा, अगर NH3 होगा तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एज फार एज आई रिमेंबर NH3 है, बट कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। ओके, नहीं बिल्कुल सही है, NH2 आएगा, माय बैड। एग्जैक्टली, NH3 जब बॉन्ड बनाते तो एक हाइड्रोजन वो लेता है तो तब पॉजिटिव चार्ज आता है। या थैंक यू फॉर दैट। यहाँ पे NH2 आएगा, ठीक है। ओके गुड। अभी इस हाइड्रोजन, ये जो आपके पास रेडिकल ग्रुप है, इसकी जगह मैंने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो अमाइनो एसिड है ये कहलाता है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, सही है। अगर आप देखें, ये जो अमाइनो एसिड है इसके चारों तरफ हमारे पास डिफरेंट तरीके का ग्रुप है। यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर की जगह पे फॉर एग्जांपल मिथाइल चेन मैंने लगा दी तो ये आ गया। तो इस केस में ये सारे चारों ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जब भी अब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, सही है। ऑर्डिनरी कंडीशन में कार्बन 4 टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अगर तो कार्बन के चारों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है, तो ये कार्बन कहलाता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन एक दूसरी बात है, फिर वहाँ पे नहीं जाते हम। कायरल कार्बन क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा कार्बन जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखता है, एबिलिटी रखता है। तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं। लेकिन अच्छा, अब जितने भी अमाइनो एसिड्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पे, नॉट फ्रॉम योर सिलेबस, जितने भी हमारे पास अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे कायरल कार्बन वाले हैं। ये जो सेंट्रल कार्बन होता है उनमें कायरल कार्बन वाला होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो ग्लाइसिन की है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो हाइड्रोजन दोनों क्या है, सेम ग्रुप हो गए, तो ये कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, ये एक कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जब आप पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे दो अमाइनो एसिड के दरमियान में, तो आप उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम बॉन्ड फॉर्मेशन को मैंने कहा कि जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्टली। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, नया बॉन्ड क्रिएट करना है। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है।
ठीक है। तो अगर अगर मैं आपसे पूछूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, OH रिमूव होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, यहाँ से आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस कार्बन को बेसिकली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, असल में ये जो नाइट्रोजन होता है ये इसे बॉन्ड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नया बॉन्ड बन गया, दिस इज़ पेप्टाइड बॉन्ड। सो वाटर के रिमूव होने से आपके पास यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई जिसे आपने पेप्टाइड बॉन्ड कहा, ठीक है। मैंने यहाँ पे R चेन आप कुछ भी ले सकता है, जैसे ग्लाइसिन हो गया, या फिर अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो वो अमाइनो एसिड का नाम होगा एलेनिन। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड होता है, हिस्टामीन, लाइसिन, अर्जिनिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारा का सारा अमाइनो एसिड का नाम है जो भी मैंने लिया, ठीक है। अब जब हम अमाइनो एसिड की बात करते हैं तो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, एक होता है असेंशियल अमाइनो एसिड और एक होता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। एनी आइडिया असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होता है? वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। एग्जैक्टली, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होंगे? असेंशियल कौन से, जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, मतलब जो बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसे नॉन असेंशियल नाम मतलब मुझे लगता है उल्टा दे दिया इन्होंने, लेकिन चलो ठीक है। तो जो बॉडी सिंथेसाइज करेगी वो नॉन असेंशियल है, ठीक है। और बॉडी जो सिंथेसाइज नहीं करती अमाइनो एसिड नेचुरली, वो आपको बाहर से प्लांट से या दूसरे एनिमल सोर्स से लेना पड़ेगा, तो वो असेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये असेंशियल मेरे ख्याल, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, कि इन्होंने असेंशियल नाम इसलिए रखा क्योंकि मे बी कहते हैं ना, जो चीज़ आपके पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारी बॉडी ऑलरेडी वो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज कर रही है तो वो नॉन असेंशियल हो गए। अब ये वाले क्योंकि हमें चाहिए तो इसीलिए ये असेंशियल अमाइनो एसिड हो गए, क्योंकि ये बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती। अच्छा, अगर आप इम्पोर्टेंस की बात करें, क्या ऐसा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कम, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं हमारे, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो तकरीबन 170 अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन टिश्यू। मतलब हमारे सेल या हमारे टिश्यू के अंदर 170 तरीके का अमाइनो एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। उसमें से सिर्फ ये आपको नहीं याद करना 170, जो याद करना है वो मैं बता रही हूँ क्लियरली। आपको ये याद करना है कि इसमें से सिर्फ 25 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने की सलाहियत रखता है, बाकी का अमाइनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। इसमें से भी कॉमनली हम कहते हैं 20 अमाइनो एसिड कॉमनली इस्तेमाल होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आप मतलब इट्स सो शॉकिंग कि सिर्फ 20 अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन से तकरीबन 10,000 टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ये जस्ट आपको ये याद रखना है कि तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे पास बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ 20 अमाइनो एसिड से आपके पास इतने वैरायटी ऑफ प्रोटीन आपको मिल रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड होता है, कुछ बेसिक होता है, कुछ एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है। अच्छा, जो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि डीएनए की पैकेजिंग के लिए बेसिक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर हमने पढ़ा था हिस्टामीन, लाइसीन, अर्जिनिन। ये तीनों अमाइनो एसिड जो है वो डीएनए की पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, ये बेसिक होते हैं,
ठीक है, और डीएनए खुद कैसा मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, तो इनकी अट्रैक्शन की वजह से पैकेजिंग हो पाती है। ठीक है, अब असेंशियल अमाइनो एसिड के पास अगर कोई एग्जांपल आपको याद है तो मिथियोनिन है हमारे पास, ट्रिप्टोफैन, ये एग्जांपल्स आपको याद नहीं करने वैसे तो, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलीन, फिनाइलएलानिन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे का सारा आपके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तकरीबन 10 हमारे पास एसेंशियल होते हैं, बाकी सारे नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे ग्लाइसिन हो गया, तो ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल, हमारी बॉडी खुद ग्लाइसिन को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने मेंशन कर दिया। अब हम बात करते हैं दोबारा से प्रोटीन के बारे में, जो हमारा टॉपिक था असल में। वैसे ये कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट प्रोटीन। सबसे पहली बात, प्रोटीन हमारे पास सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है, ऐसा ही है। हमारे सेल का 50% ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन आवर सेल, तो क्या आंसर होगा? एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? वो वाटर है, क्योंकि हमारी बॉडी का 3/4 पार्ट जो है वो पानी है। हमारे सेल में 70 to 90% पानी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उस केस में आप प्रोटीन का नाम लेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज कॉमनली पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद हमारे पास जो 20 अमाइनो एसिड हैं वो कॉमनली प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो भी एक प्रोटीन की चेन होगी, ठीक है, ये हमारे पास अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। हमेशा याद रखिएगा उसका एक साइड जो है वो उसके एक साइड पे अमाइन ग्रुप होगा और इसके दूसरे साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसका एक जो अमाइन ग्रुप वाला टर्मिनल है उसे आप N टर्मिनल कहेंगे और इसे हम C टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे उससे एक नंबर कम नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसके अंदर। कहने का मकसद ये, अगर मेरे पास 5, चले सिंपल से शुरू करता है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड हैं, 1 2, ठीक है, अमाइनो एसिड कितने हैं? 2। अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना है, तो हमेशा जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे उससे कम, एक नंबर कम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो एक यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मेरे पास 574 अमाइनो एसिड है तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 73 होंगे। अगर तो ये स्ट्रेट एक चेन है अमाइनो एसिड की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लिंकेज होगी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के अंदर, वो क्या होगी? वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हर प्रोटीन जो है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ है, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड है। अगर आपने एक प्रोटीन की चेन है, अगर उसमें एक भी अमाइनो एसिड को इधर उधर कर दिया तो वो एक नया डिसऑर्डर या फिर एक डिसऑर्डर हो सकता है वहाँ पे। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब होता है अगर कोई एक चीज़ ऑर्डर में है, अगर वहाँ पे कोई सीक्वेंस आपने ख़राब कर दिया। जैसे एक प्रोटीन की चेन है, उसके अंदर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं, मैंने एक अमाइनो एसिड की जगह पे कोई और लगा दिया, तो वो एक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ जो है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। ये स्ट्रक्चरल काम भी करता है, ये फंक्शनल काम भी करता है।
और जितना भी बॉडी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स कैरी आउट करते हैं, जैसे वो हार्मोन हो गया, एंटीबॉडी हो गई, एंजाइम हो गया, ये सारा का सारा चीज़ आपके पास क्या है, प्रोटीन है। उसके बाद हमारे पास अगर देखें आप तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। इंसुलिन आपने सुना है, ठीक है। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन के अंदर पहले तो आपको याद रखना है कि इंसुलिन हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी। प्राइमरी है। सेकेंडरी है। इंसुलिन जो है हमारे पास ये एक पहली बात है, ये व्हाट इफ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देंगे कि स्ट्रक्चर्स का क्या सीन। देखिए जब आप बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में हमारे पास जब अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं आपस में तो वो डायरेक्टली एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनाते। अगर हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, और इसकी सिंपल चेन है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे पास एक फुल फ्लेजेड प्रोटीन बन गया है जो आगे जाके हार्मोन बना लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हार्मोन बनाने के लिए आपको उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जोड़नी होंगी, तब जाके वो एक हार्मोन या फिर एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो जो अगर हमारे पास एक अमाइनो एसिड की सिंपल चेन है जिसके अंदर कुछ नहीं, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहलाएगा क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने अगर क्या किया, इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर पेप्टाइड बॉन्ड के साथ 2-3 और चेन्स अगर जोड़ी हमने, देखो ये है तो प्रोटीन, लेकिन इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर हमने 2-3 प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स को साथ में जोड़ के उसके साथ कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होगा, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुड, ठीक है। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 2 तरीके की चेन्स हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और एक है बीटा प्लेटेड। अब यहाँ पे आपको ये समझना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, मतलब आपके लेवल पे कि ये सेकेंडरी में अल्फ़ा बीटा के दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, इनकी बॉन्डिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, यानी कि ये जो अल्फ़ा हेलिक्स हमने बनाया फिर बीटा प्लेटेड बनाया, अगर इसके साथ मोर देन 1 टाइप ऑफ चेन या फिर 1 टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पेप्टाइड चेन भी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये 3 आपके पास स्ट्रक्चर्स, ये 3 आपके पास बॉन्ड्स अगर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर में मिलते हैं तो इसे हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर। आपके पास मोस्टली सबसे कॉमन टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। आपके पास जितना भी हार्मोन है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जितना भी एंजाइम है वो टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा टर्शरी प्रोटीन वाली चेन्स आपस में क्या करती हैं, कंबाइन होती हैं, और उनके दरमियान में जब हाइड्रोफोबिक लिंकेज की वजह से जब वो अट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे से,
तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल किसका है, हीमोग्लोबिन का है, ठीक है। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन है, सबसे सिंपलेस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इंसुलिन में हमारे पास 2 चेन्स होती हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अगर मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपको याद करना है योर चॉइस, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंसुलिन जो है इसके अंदर ये छोटी सी प्रोटीन की चेन होती है, इसमें तकरीबन 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। पहली वाली जो चेन है उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड है, तो 51 माइनस 21 कितना बचा पीछे, 51 अमाइनो एसिड में से अगर 21 निकाल देंगे तो कितने अमाइनो एसिड बच गए, दूसरी चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे, 30 अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। अब ये दोनों चेन्स के दरमियान में हमारे पास डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारे पास इंसुलिन का। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ आ गए सारे, तो आपको बॉन्ड का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन पॉइंट्स क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस में होता है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक लिंकेज है ये सिर्फ आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मिलेगा और किसी प्रोटीन के आपको स्ट्रक्चर में नहीं मिल रहा है। इसके बाद आयोनिक बॉन्ड भी मिलता है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड भी मिलता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है और डाइसल्फाइड भी मिलता है क्वार्टरनरी के अंदर। तो ये सब क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हाइड्रोफोबिक जो है वो क्वार्टरनरी में एक यूनिक बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें इंसुलिन की, हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरीके से हमारे पास 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब है आयरन, ठीक है। अगर आप इसका पूरा नाम देखें तो इसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। तो हीमो वर्ड जो निकला है वो हीम से, एंड हीम इज़ यूज्ड फॉर आयरन। 4 इसमें हीम ग्रुप्स होते हैं, और ग्लोबिन जो है वो बेसिकली प्रोटीन की ग्लोबुलर चेन्स हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली। इसके पास इस तरीके से 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि अगर हमारे पास एक लंबी सी प्रोटीन की चेन है, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसमें अगर एक अमाइनो एसिड भी गलती से किसी और अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में आपके पास एक डिसऑर्डर हो सकता है, एबनॉर्मलिटी अकर हो सकती है उस केस में। तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन में वैसे 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब हमें पता है कि प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन बनता है जब आरएनए कोड करता है, एमआरएनए बेसिकली इंफॉर्मेशन लेकर आता है, कहाँ से, डीएनए से। ये बनाता है प्रोटीन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोडॉन की फॉर्म में होती है। एक कोडॉन कितने अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, एक अमाइनो एसिड के लिए करेगा ना। ये बना हुआ, मेरे ख्याल से यू वांटेड टू से, ये बना हुआ 3 न्यूक्लियोटाइड से होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक कोडॉन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो AUG, ये कितनी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 3, ठीक है। कौन कौन सी, ये है आपके पास एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, ठीक है। ये कोड कर रहा है हिस्टामीन के लिए। हिस्टामीन मेरे पास क्या है, हिस्टामीन अमाइनो एसिड है, समझ आ गया बात। तो अगर ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है डीएनए से कोडॉन की फॉर्म में, इसको दोबारा से रीचेक किया जा रहा है,
इसकी रेगुलेशन हो रही है इस इन्फॉर्मेशन की, जो कि tRNA कर रहा होता है, उसके पास एंटीकोडॉन होता है। तो खैर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी वजह से अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन आ जाती है, चेंजिंग हो जाती है, तो उस केस में आपके पास डिसऑर्डर हो सकता है। इसका एक काफ़ी अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने जा रही हूँ। अभी देखिए, अगर आप बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में देयर आर 574 अमाइनो एसिड। अब अगर आपको लग रहा है कि अगर एक अमाइनो एसिड हमने इधर का उधर कर दिया तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अमाइनो एसिड की वजह से इट कैन कॉस्ट अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्या होता है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन में आपने देखा कि 2 अल्फ़ा चेन से 2 बीटा चेन है। अब इसकी जो बीटा चेन है उसके ऊपर एक, मेरे ख्याल से 7th पोजीशन पे एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसान की हम बात कर रहे हैं जिसको कोई यहाँ पे डिजीज़ नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या हो गया, किसी भी वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये अमाइनो एसिड का नाम है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पे एक अलग से अमाइनो एसिड रिप्लेस कर दिया, इसका नाम है वेलिन। ठीक है, तो ये हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। ये डिजीज़ कहलाती है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आपका आरबीसी होता है उसकी शेप नॉर्मली कैसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो इस तरीके से सिकल सेल की तरह बन जाती है। उसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके आरबीसी सेल्स मरना शुरू हो जाता है डीऑक्सीजनेशन की वजह से। एंड देन अगर इवेंचुअली इसको ट्रीट ना किया जाए तो इट कैन कॉज डेथ। इतनी बात क्लियर हो गई? सो फार कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अच्छा, अब हमने क्योंकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को छेड़ लिया है, वहाँ पे हम लोग चले गए प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स में, हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह क्या होते हैं। तो हम प्रोटीन्स को 2 और कैटेगरीज़ के अंदर एक और तरीके से, एक और बेसिस पे उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं। देखो क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रोटीन आपके पास स्ट्रक्चर बनाने का भी काम करता है, प्रोटीन आपके पास फंक्शनिंग का भी काम करता है। तो ऐसा प्रोटीन जो कि स्ट्रक्चर बनाता है, सिर्फ ये सिंपल है, ये स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। ये क्या है, ये सिंपल है। ज़्यादातर आपके पास जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ज़्यादातर आपके पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, वो कोई फंक्शनिंग का काम नहीं करता। हाँ, 1-2 आपके वैसे इंसिडेंट मैंने देखा, लेकिन उसके अलावा जितना भी आपके पास प्रोटीन है, जनरली जो प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला प्रोटीन है, ये कोई फंक्शनिंग प्रोटीन नहीं बनाते, ये स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं केराटिन। केराटिन प्रोटीन कहाँ पे होता है, हेयर, नेल, यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सिल्क है, जो सिल्क वर्म होती है, वो जो सिल्क बनाती है, तो वो जो प्रोटीन होता है वहाँ पे, वो फाइब्रस प्रोटीन है, स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ, अच्छा, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। ठीक है, ये फिज़िकली टफ प्रोटीन होता है, इसकी लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, शीट्स होती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास जो प्रोटीन है वो है फंक्शनिंग प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन। ये फंक्शनल प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ज़्यादातर आपके पास जितना भी टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है,
जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, जितना भी एंजाइम है आपके पास, याद रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है, जितना भी एंजाइम है, जितना भी हार्मोन है, ये सारा का सारा आपके पास कैसा प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे पास वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये बेसिकली बनता फाइब्रस प्रोटीन से। अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें, जब भी आपके पास जो प्रोटीन है, अगर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, यानी कि जो प्रोटीन की चेन, ये एक प्रोटीन की चेन है, ये एक प्रोटीन की चेन है, ये एक प्रोटीन की चेन है। अगर प्रोटीन की चेन्स यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, अगर वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी बहुत ट्विस्टेड है, लेकिन ये पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये फाइब्रस प्रोटीन। अच्छा, कोलेजन भी एक हमारे पास प्रोटीन है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आई मिस दैट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेजन। तो ये फाइब्रस प्रोटीन है। जब आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। लेकिन जब हमारे पास प्रोटीन चेन्स कॉम्प्लेक्स बनाए, ट्विस्ट हो जाए एक दूसरे के अराउंड, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाता है। जैसे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, आपके मसल में पड़ा हुआ, इसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहता है। इसका काम होती है बेसिकली, जैसे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, वैसे मसल में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम इसका मायोग्लोबिन का होता है, ठीक है। इसे मस्क्यूलर हीमोग्लोबिन भी कहता है, क्योंकि जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, तो वैसे मसल में हीमोग्लोबिन का ही काम करता है मायोग्लोबिन, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना ब्लड में। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है? नो, 4। यहाँ पे आपके पास हर हीम ग्रुप के साथ एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, इसका डबल हो जाएगा फिर वो, सही है। तो चार यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा कि मायोग्लोबिन जो है, अब हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4। तो एक मायोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा? जी, आर यू श्योर? अच्छा, कोई मसला नहीं है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। एक मायोग्लोबिन जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा एट अ टाइम, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 4 हीम ग्रुप होते हैं, हमने देखा 4 आयरन थे हीमोग्लोबिन के पास,
लेकिन मायोग्लोबिन के पास एक ही हीम ग्रुप होता है। क्लियर हो गई ये बात? मैम और कितना रह गया, मुझे जाना था। जी सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? सर्विस को गुड, लिबिस्को। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने डार्क रिएक्शन में पढ़ा था। ठीक है, ये ऑक्सीजन फिक्सेशन का काम करता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स वर्ल्ड कौन सा होता है? वो कोलेजन होता है। वेरी गुड। ठीक है, सो विद दैट हमारे पास अभी थोड़े से कुछ प्रोटीन के